हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इससे पहले के लेक्चर में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ लिया था। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आज फिर से कराने वाला हूं और आज इसी तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको रॉन्स्कियन मेथड बताऊंगा, जो काफी सिंपल मेथड लगेगा आपको इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा रह गया है आपको वो भी करा दिया जाएगा, जिससे आपके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज फॉलोज: d2y अपॉन dx2 माइनस ऑफ y इक्वल टू, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है, हमें इसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है तो उसी के हेल्प से आगे चल के डिफरेंशिएट करके 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू लाके पुट करते हैं, ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और लाके रखते हैं यहाँ, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो चलिए बात करते हैं, अब इसी तरीके से बात करेंगे। पहले इसको लिखा जाए, d2y माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देन d2 माइनस 1 हो जाएगा, y हो गया 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, देन m स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। एंड देन m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा बस कितनी, प्लस माइनस 1। m की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 1 मिल जाएगी। और प्लस माइनस 1 मिल गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इजीली लिख दोगे, बहुत इजीली आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना बनेगा, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अपना सोल्यूशन यहाँ से हम बनाएंगे। हमारा जो सोल्यूशन होता है वो किस फॉर्म का होगा, आवर सोल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म, आवर सोल्यूशन लिखिए, आवर सोल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का अपना सोल्यूशन होगा, किस फॉर्म का अपना सोल्यूशन होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर कितना होगा, माइनस x होगा यहाँ तक। यहाँ से आप क्या करते हो, dy बाई dx निकाल लेते हो, dy बाई dx निकाल लेते हो। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ से डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा, a टू द पावर x होगा प्लस e टू द पावर x छोड़ देंगे तो da बाई dx हो जाएगा da बाई dx प्लस e टू द पावर माइनस x छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा db बाई कितना, dx हो जाएगा। और प्लस b को छोड़ दिया जाए तो माइनस e टू द पावर माइनस x बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सही है। a और b वाले टर्म को हम क्या मानते थे, जीरो मानते थे। नाउ हम क्या करते थे, यहाँ से e टू द पावर x da बाई dx प्लस e टू द पावर माइनस x db बाई dx को क्या मानते थे, जीरो मानते थे। अगर इसको जीरो बना लोगे तो तुम्हारा dy बाई dx कितना बचेगा, dy बाई dx बच जाएगा तुम्हारे पास a टू द पावर x बचा, और वहां से आएगा माइनस b टू द पावर माइनस x। ठीक है, यहीं तक आएगा। आप इस वाले इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, जिसको आप जीरो के बराबर मानते हैं। इसी का यूज हमको आगे करना होता है। सवाल मैंने आपको सब कराए हुए हैं, बस उसी के आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलें आगे, एक बार इसको और डिफरेंशिएट किया जाए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तब देखा जाए। अब निकालते हैं d2y अपॉन dx2, अब निकालते हैं d2y अपॉन dx2। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, a e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x da बाई कितना होगा, dx होगा। और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करिए, माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया b, माइनस b हो गया, e टू द पावर माइनस x का कितना होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x होगा, प्लस e टू द पावर माइनस x छोड़ दीजिए, कितना छोड़ा, नेगेटिव छोड़ा जाए ना, नेगेटिव छोड़ा जाए, यहाँ नेगेटिव में है तो माइनस आगे लगा ही है ना, तो माइनस आगे लगा तो माइनस में छोड़िए, माइनस e टू द पावर माइनस x छोड़ दीजिए और यहाँ बच जाएगा बस dv बाई dx। ठीक है, यहाँ तक सही है। हमने सबसे पहले माइनस b को छोड़ दिया, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x हो गया, फिर माइनस e टू द पावर माइनस x को छोड़ दिया, देन dv बाई dx हो गया। ये जो वैल्यू आई हुई है, इस वैल्यू को मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी है और y की वैल्यू भी है, दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, यूजिंग इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में चलते हैं, पहले रखा जाए, a टू द पावर x होगा, e टू द पावर x कितना हो जाएगा, da बाई dx हो जाएगा, प्लस b टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस x, फिर माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा यहाँ पे db बाई dx। ठीक है, db बाई कितना हो गया, dx हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई बस। अभी क्या रखना है, माइनस y में आपकी पूरी यही वैल्यू है, माइनस y में ये वैल्यू है, तो माइनस
ए टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस बी टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी वैल्यू आ गई। इक्वल टू में कितना हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास 2/1 प्लस ई टू दी पावर कितना है, एक्स है। यही है 2/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है हमारे पास। देखो ये वाला नंबर, ये वाला दोनों कट गए आपस में, खत्म हो गए। क्या बच गया, ई टू दी पावर एक्स बचा, डी ए बाई डी एक्स बचा, फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, डी बी बाई डी एक्स हो गया, 2/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बच गया। ये आपका इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि 5 है। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर कितना है, 5 है। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन 5 आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 5 को, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक, डायरेक्ट हम ये देख रहे हैं कि ई टू दी पावर माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है पिछले सवाल जैसा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। तीसरे और पांचवें को ऐड कर देते हैं। तीसरा और पांचवा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखना जरा। तीसरा और पांचवा यहाँ से ऐड किया जाए, दूसरे में ऐड करते हैं। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास, ई टू दी पावर एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ये हमारा थर्ड था। और उसी तरीके से फिफ्थ वाला क्या आया है, ई टू दी पावर एक्स डी ए बाई डी एक्स, कितना आया, ई टू दी पावर एक्स, सॉरी, ई टू दी पावर एक्स डी ए बाई डी एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये रहा तीसरा, ये रहा पांचवा। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो देखो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, ई टू दी पावर एक्स 2 बार बचेगा, 2 ई टू दी पावर एक्स हो गया, डी ए बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 2/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। 2 से 2 खत्म, क्या आया, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स आ गया। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस ई टू दी पावर कितना हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ से आपको डी ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, और क्या आएगा, डी एक्स आएगा। आएगा यहाँ तक, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, अब क्या करते हैं, लेट ई टू दी पावर एक्स को मान लेते हैं टी। ई टू दी पावर एक्स को क्या मानते हैं, टी, क्योंकि ए का मान तो निकालना है ना ये, लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसका यूज आगे करते हैं। अभी पता है आपको ना कि डी ए बाई डी एक्स या डी बी बाई डी एक्स जो भी आता है उसका यूज अभी आगे करते हैं। सारा इजी है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, स्टेप्स सब सिंपल होता है, इसलिए मैं से बारी बारी से आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें कहाँ कहाँ मानी जाती हैं। ई टू दी पावर एक्स को हमने टी मान लिया, जब टी मान लिया तो ई टू दी पावर एक्स को टी मानोगे तो डिफरेंशिएट करो जरा, कितना मिलेगा, ई टू दी पावर एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, दिन हो गया डी टी हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी टी अपॉन कितना, ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स को आपने माना कितना है, ई टू दी पावर एक्स को आपने टी माना हुआ है, तो बन जाएगा आपका डी टी बाई टी। तो जहां डी एक्स होगा उसको रिप्लेस करके डी टी बाई टी लिखेंगे, और जहां टी होगा उसको ई टू दी पावर एक्स या ई टू दी पावर एक्स होगा वहां टी लिख देंगे। ठीक, सो डी ए इक्वल टू कितना बन जाएगा, डी ए इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स को लिखेंगे टी, ये भी हो गया 1 प्लस टी, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, या सॉरी डी टी, सॉरी कितना हो जाएगा, डी एक्स को हटा के लिखेंगे डी टी अपॉन कितना, टी। ठीक है, अब यहाँ से डी ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन टी इंटू टी, कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टी हो गया, ये भी हो गया आपका डी टी। सही है, इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेट इधर तो कर दोगे, ठीक है, इधर इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा ना, इधर इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब उस वाले को हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसको कुछ इक्वेशन मान के छोड़िए, छठा इक्वेशन है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आता है, टी के फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है, तो टी के फॉर्म में क्या करते हैं, टी के फॉर्म में पहले अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या मानते हो, ए टी प्लस बी मानते हो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा, सी अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ यहाँ तक सही है ना। ए टी प्लस क्या मानते हैं, बी, क्वाड्रेटिक रहता है तो हमेशा ए टी प्लस बी के फॉर्म का मानते हैं, और लीनियर रहता है तो बस सी के फॉर्म का मानेंगे। ठीक, चलिए अब यहीं से इसका एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी इक्वल टू ए टी प्लस बी, नीचे हो गया टी स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, सी अपॉन 1 प्लस टी। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए टी प्लस कितना होगा, बी होगा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस टी, ये हो गया आपका सी टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 1 प्लस कितना हो गया, टी हो गया। ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी, ठीक, 1 प्लस टी हो गया। अब जरा देखो ये दोनों कैंसिल, खत्म नीचे वाले, तो 1 इक्वल टू कितना बचा, टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी, फिर ए टी का स्क्वायर, फिर बी हो गया, फिर बी टी हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, सी टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, टी के जितने भी कंपोनेंट है सबको साथ में रख लीजिए, टी के जितने भी कंपोनेंट है, ए टी हो गया और यहाँ तुम्हारा बी टी हो गया, ए टी हो गया और बी टी हो गया, कोई बात नहीं, प्लस है याद रखिएगा, यहाँ टी है, यहाँ टी है, ये सारे के सारे, बस यहाँ एक टी है, लास्ट में टी है, तो ए हो गया प्लस बी कॉमन निकल गया, क्या बचा आपके पास, टी बचा, यानी ये वाला और ये वाला खत्म। टी स्क्वायर में कौन कौन है,
प्लस टी स्क्वायर में हमारे पास a है और c है, इनके साथ t का स्क्वायर है और b लास्ट में बच गया बस सिंपली। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ बस 1 है, 1 ना तो t का कोएफिशिएंट है ना तो टी स्क्वायर का है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, तो b इक्वल टू डायरेक्ट दिख रही है 1, जबकि a प्लस बी का कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, a प्लस सी का कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ a प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0 और a की वैल्यू आ जाएगी -1 आ गई, a की वैल्यू -1 का मतलब यहाँ -1 प्लस c बराबर 0 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ गई सारी वैल्यूज, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सबकी आ चुकी है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस 1 dt के इंटीग्रेशन में कौन कौन रहेगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस है तो -1 इंटू टी हो गया, प्लस b की कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय कितना होगा t का स्क्वायर होगा और फिर कितना आएगा प्लस कितना आएगा देखिए, प्लस करके कितना आएगा c अपॉन c की वैल्यू कितनी है, c अपॉन कितना था, c अपॉन 1 प्लस टी था, तो बस c कितना है, c की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा t हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बस यही इंटीग्रेट करके बताइए। इंटीग्रेट पहले करिए, इसको कितना आएगा, इधर साइड में कितना आएगा माइनस टी प्लस 1 बचेगा, डिवाइड बाय कितना टी स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई टी और यहाँ कितना हो गया dt हो गया। सही है, थोड़ा और ओपन करिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या बचेगा आपका -1 बाई टी बचेगा, प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी बचेगा, ये आएगा सब, हो गया dt। -1 अपॉन टी है ना, -1 अपॉन टी को क्या लिखोगे बताओ, -1 अपॉन टी को क्या लिखा जाए, ये -1 बाई टी है, इसके लिए तो हम लॉग टी लिख देंगे। सही है, अभी देखो टी का स्क्वायर भी है, टी का स्क्वायर भी उसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, टी का स्क्वायर है उसको भी हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसको भी हम डायरेक्टली x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के खोल सकते हैं। ठीक, यहाँ कितना आएगा माइनस लॉग टी हो गया, लॉग टी हो गया, इसको खोलो तो कितना आएगा -1 बाई टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देखो -2 प्लस 1 टी टू द पावर -1 अपॉन टी आया, तो -1 अपॉन टी हो जाएगा दूसरे वाले का, और इसका भी हो जाएगा हमारे पास कितना log 1 प्लस टी। इंटीग्रेशन तो सबका हो गया, log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा, log m बाई n हो जाएगा, एंड -1 बाई टी हो गया। ठीक है, log 1 प्लस टी बाई टी है। सही, यहां तक इंटीग्रेशन देख लो सब लोग, पहले इंटीग्रेशन देख लीजिए, पहले वही इंपॉर्टेंट है। टी की वैल्यू क्या थी, टी किसके बराबर माना गया था, टी माना गया था e टू द पावर x के बराबर, टी इसके बराबर माना गया था, तो e टू द पावर x यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और किसके बराबर सब कुछ चल रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन सब किसके बराबर चल रहा था, डीए के बराबर, यानी यहाँ से पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किया है तो क्या मिल जाएगा हमको, a मिल जाएगा ना, तो a की ही वैल्यू मिल रही है, किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू मिल रही है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा log हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस e टू द पावर x हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर कितना होगा x होगा, प्लस कोई कांस्टेंट नया मान लीजिए, चलिए C1 C2 तो आप मान ही चुके थे, मान लीजिए कांस्टेंट आपका C3 आ गया। ठीक, कांस्टेंट क्या आ गया आपका C3 आ गया, नया कांस्टेंट C भी मान सकते हो। a की वैल्यू आ चुकी है, केवल a से काम नहीं चलेगा, केवल a से काम नहीं चलने वाला है, सोल्यूशन आप भले ही इस फॉर्म का मानते हो, a निकल चुका है लेकिन अभी b निकालना बाकी है, तो हमने क्या किया है, dA बाई dx की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ से हमारे पास dA बाई dx की वैल्यू है ना, यहाँ पे इसको उठा करके तीसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे dA बाई dx में, dA बाई dx को पुट कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन में लाकर रख देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यूजिंग dA बाई dx इन इक्वेशन थर्ड, चलिए dA बाई dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज कर लेते हैं। कितना था इक्वेशन थर्ड हमारे पास, e टू द पावर x dA बाई dx प्लस e टू द पावर माइनस x dB बाई dx इक्वल टू 0, यही था हमारे पास, यही इक्वेशन था। लेकिन जैसे ही dA बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितनी वैल्यू थी हमारे पास dA बाई dx की, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन e टू द पावर x 1 अपॉन e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dB बाई dx इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल, खत्म हो गए दोनों, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x बचा प्लस e टू द पावर माइनस x, यहाँ हो गया dB बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम dB बाई dx का मान निकालेंगे, इसको छोड़ दीजिए, e टू द पावर माइनस x, इसको उधर भेजिए, बस कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, नेगेटिव से पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो dB बाई dx की क्या वैल्यू आएगी, -1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाकर डिवाइड करेगा, 1 प्लस e टू द पावर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई से चला गया नीचे, अब ये पावर नेगेटिव है ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 1 प्लस e टू द पावर कितना बचेगा, x बचेगा, आ गया dB बाई dx, आ गया ना dB बाई dx, तो यहाँ से dB बाई dx आ चुका है, इसको ऐसे लिखिए dB अपॉन
dx इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x 1 प्लस ई टू दी पावर x। सही है। अभी यहाँ से dB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, माइनस ई टू दी पावर x 1 प्लस ई टू दी पावर x, यहाँ होगा dx। अब इंटीग्रेट किया जाए, सिंपली इंटीग्रेट किया जाए, माइनस ई टू दी पावर x 1 प्लस ई टू दी पावर x, यहाँ हो जाएगा dx। b मिल जाएगा, माइनस आ गया, सिंपल है, t मान लो, t और t अपॉन 1 प्लस t करोगे तब भी ये log t है, कितना है, इसको हम 1 प्लस ई टू दी पावर x को और t मान लेते हैं, 1 प्लस ई टू दी पावर x को हम t मान लेते हैं, तो ई टू दी पावर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। इसको हटा के dt लिखेंगे, dt अपॉन t का मतलब log t, और log t का मतलब यही है हमारे पास log 1 प्लस ई टू दी पावर x। ये सिंपल है एकदम, ठीक है। चलो मान लो नया कॉन्स्टेंट आपका C4 आ गया, ठीक, ये नया कॉन्स्टेंट C4 है। तो a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू है, तो हमारा सोल्यूशन क्या था, आवर सोल्यूशन वाज y इक्वल टू a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर माइनस x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, देखिए जरा, a की क्या वैल्यू है, log 1 प्लस ई टू दी पावर x, कितना है, log 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर कितना हो गया, x हो गया, इंटू कितना है, माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर x है, प्लस कांस्टेंट C3 है। इसी में हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर x से मल्टीप्लाई भी करना है, ई टू दी पावर x से मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ वाला, और प्लस b की कितनी वैल्यू हमारे पास, बस लिख के छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है, माइनस लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर x प्लस नया कांस्टेंट हो गया C4, और बाहर से मल्टीप्लिकेशन किसका रहेगा, ई टू दी पावर माइनस x का। बताओ सही है ना भाई, बस a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकाल लेनी है। a और b जब सबके सब आ चुके हैं, तुम्हारा मन करे तो मल्टीप्लाई करना, ना मन करे तो मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, यहीं तक छोड़ देना। इस तरीके से हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के सॉल्व करते हैं। ये सवाल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जितने सवाल मैंने नोट्स में आपको दिए हैं, नोट्स जो बनाई गई है बहुत छांट पीट के नोट्स बनाई गई है, इसलिए इन सभी सवालों के साथ कोई मजाक नहीं होगा एकदम भी, इन सवालों के साथ कोई भी मजाक नहीं, सारे सवाल आए हुए सवाल हैं पेपर में, इसलिए सभी सवाल अपने में ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप करके कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सारे सवाल लगाने का पूरा समय है आपके पास, पूरी सवाल आप लगाइए। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भले हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे, स्टेप्स सारे वही हैं, बस आपको करना आना चाहिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाना आना चाहिए ना, 12th में पढ़ाया जाता है, और ये चौथे सेमेस्टर की मैथमेटिक्स चल रही है, मैथ है, चौथा सेमेस्टर है, तो फिर थोड़ा टफ तो होगा ही होगा। ठीक, चलिए आपको बताता हूँ एक रॉन्स्कियन मेथड, एक रॉन्स्कियन मेथड बताता हूँ, आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ सर ये वाला मेथड तो ईजी है। एक आपको रॉन्स्कियन मेथड बताता हूँ जिसके मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में भी क्या रहेगा, वर्किंग स्टेप क्या रहेगा बता देता हूँ आपको। देखिए वर्किंग मेथड क्या रहेगा, रॉन्स्कियन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ही, किसमें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ही, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले क्वेश्चन को ही रॉन्स्कियन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैंने मेथड लिख दिया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले क्वेश्चन में ही हम लोग रॉन्स्कियन मेथड लगा सकते हैं। वर्किंग मेथड में पहला स्टेप क्या होता है, वर्किंग मेथड में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना, जो कि हमारा इसी ओरिजिनल फॉर्म जो होता है, जो स्टार्टिंग में बताता था आपको, q ऑफ y इक्वल टू r, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना आपका सबसे पहला काम है। ठीक, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, दूसरे स्टेप में आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू काम आएगी हमको भी, ठीक है, r की वैल्यू फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू सही से निकाल लीजिए। r की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप तीसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे, CF निकालोगे। तीसरे स्टेप में क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिस तरीके से निकालते हो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और कोई फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और कोई फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। यू आर अपॉन कितना हो जाएगा, W हो जाएगा dx। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको क्या मिलेगा, इसी फॉर्मूले के हेल्प से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अब पूछेंगे आप कि सर u क्या है, v क्या है, r तो सर दिख रहा है, r तो बता दिया आप, u क्या है, v क्या है, w क्या है। w बता रहा हूं क्या है, लेकिन u और v अभी नहीं बताऊंगा, u और v आपको सवाल में दिखेंगे, u डैश है, v डैश है, u डैश v डैश का मतलब होता है उनका डेरिवेटिव, उनका एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, उनका एक बार डिफरेंशिएशन, इसी w को तो हम लोग रॉन्स्कियन बोलते हैं, इसी W को क्या बोलते हैं, इसी W को बोलते हैं रॉन्स्कियन। ठीक है, इसी W को बोलते हैं रॉन्स्कियन। यही मेथड है, CF ऐसे निकल जाएगा, PI इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, बता दूंगा U और V क्या है, देख के बता दोगे कि सर सब मेथड छोड़िए हम इसी मेथड से सवाल लगाएंगे, ये तरीका तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये रॉन्स्कियन मेथड कहता है। ठीक है, क्या कहता है, क्वेश्चन देखा जाए, रॉन्स्कियन पे एक सवाल देखें, फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर ये तो बड़ा बढ़िया मेथड है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल देखिए, क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको आप सॉल्व करिए। देखिए d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और रॉन्स्कियन मेथड इजीली लगा सकते हो। इसमें रॉन्स्कियन मेथड बहुत आसानी से लग सकता है। देखिए जरा कैसे काम करेगा रॉन्स्कियन मेथड। d2y प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, d2 प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आप सिंपली यहां से क्या निकाल सकते हो, CF निकाल सकते हो। r दिख रहा है आपको ना, r तो डायरेक्ट दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ये r डायरेक्ट दिख रहा है कि x है। यही जो ये वैल्यू है किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू। राइट साइड में सब r की वैल्यू होती है, r फॉर राइट, राइट फॉर साइड मतलब r है, ठीक है। चलो CF निकाल लो, CF निकालो। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो m स्क्वायर इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू कितना, प्लस माइनस i। प्लस माइनस कितना हो गया, i हो गया, प्लस माइनस i हो गया। अब प्लस माइनस i के लिए CF क्या लिखोगे बताओ, इसके लिए CF क्या लिखोगे, CF लिखोगे C1 cos x और C2 sin x, ये लिखोगे ना CF, ये लिखोगे CF, C1 cos x C2 sin x, C1 cos x होगा और C2 sin x होगा, यही आपका CF होगा। अब इसी CF में से आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखना C1 के बगल में जो लिखा है वो U है, C2 के बगल में जो लिखा है V है। लिखो हियर U जो है हमारा cos x है और V की जो वैल्यू है वो हमारी sin x है, ठीक है। U की वैल्यू हमारे पास cos x और V की वैल्यू कितनी हमारे पास sin x है। यही हमारे दोनों U और V हैं और इन्हीं का डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। अगर U ये है तो U का डैश कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, cos x का होता है माइनस sin x, और V का डैश मतलब sin x का कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा cos x। तो U और V दोनों आ गए, U और V सबके सब आ चुके हैं, ठीक। U और V आ गए, U और V आ गए तो क्या निकाला जाए, W निकाला जाए, W निकाला जाए पहले। अब W निकालेंगे तभी तो काम बनेगा, तभी तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। V डैश, चलो डिटरमिनेंट है वो, डिटरमिनेंट है, U की वैल्यू रखो पहले। U की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, cos x। U का डैश कितना हो गया, माइनस sin x। V कितना हो गया, V हो गया sin x, V हो गया sin x, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x, ठीक। मल्टीप्लाई कर दोगे जब तो cos स्क्वायर x और कितना आ गया तुम्हारे पास sin स्क्वायर x, और W वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। W वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे W वैल्यू, CF ऑलरेडी निकाल चुके हो, W निकाल चुके हो। PI का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, PI का फॉर्मूला क्या था, PI का फॉर्मूला था माइनस U इंटीग्रल ओवर VR अपॉन W dx। उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, V UR अपॉन कितना W देन dx, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए माइनस ऑफ U की कितनी वैल्यू है, cos x, तो माइनस कितना हो गया, cos x, ठीक। इंटीग्रल में V इंटू आर, V का R से मल्टीप्लाई, sin x है, sin x है, R से मल्टीप्लाई, R का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, एंड डिवाइड बाई 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx, सही है। प्लस V कितनी वैल्यू है, V हमारा sin x है, यहाँ लिखिए sin x। इंटीग्रल में U कितना है हमारे पास, U है cos x, और cos x से मल्टीप्लाई किसका होगा, R का, मतलब किसका, x का मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड बाई 1, और यहाँ हो गया हमारा dx, यहाँ हो गया dx, सही है। माइनस आ जाएगा cos x आ गया, ऊपर बच जाएगा आपका कितना, x sin x dx, और यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा आपका sin x बाहर हो गया, यहाँ बन जाएगा x cos x dx, सही है। अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है, और आपका पीआई निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करिए, पीआई आ जाएगा। देखिए कितना है हमारे पास, माइनस cos x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। लेट में देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा, सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो सेकंड फंक्शन को बाद में करेंगे। उसी तरीके से फर्स्ट सेकंड यहां भी लगाएंगे, वही फर्स्ट सेकंड यहां भी लगाना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये तो करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का कितना हो जाएगा, माइनस cos x, साइन का कितना हो जाएगा, माइनस cos x। फिर क्या करते हैं, माइनस इंटीग्रल ओवर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस cos x, और यहाँ कितना हो जाएगा dx। पहले वाले का हो गया, पहले वाले का तो हो गया, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका देखते हैं हम। चलो मान लो कि ये पहले वाले का है, ये फर्स्ट वाले का हो गया, cos x वाले का हो गया, cos x वाले का हो गया। अब sin x का मल्टीपल करके दूसरा वाला करेंगे, प्लस sin x का मल्टीपल लगा करके दूसरे वाले को करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, कितना होगा, sin x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, sin x dx, यहां तक हो गया। इसी को सॉल्व करिए, आपका पीआई हाजिर है। माइनस cos x हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस x cos x होगा, कितना आएगा, माइनस x cos x। फिर यहाँ कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, बाहर ये प्लस हो गया, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, फिर से sin x आएगा,
माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स आ गया। ठीक, यहाँ तक सही। चलो इसको बंद करो, कितना आएगा साइन एक्स हुआ, फिर यहाँ करिए एक्स साइन एक्स, अभी कितना आएगा माइनस बाहर, साइन एक्स के फिर से करो कॉस एक्स होगा माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में। ठीक है, चलिए कितना बन जाएगा, प्लस हो गया ये एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना हो गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ कितना हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, कितना बच गया एक्स हो गया। यहाँ देखो जरा, यहाँ तो एक्स हो गया, ठीक है वो सही है। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स आ गई, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिल गई एक्स मिल गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आपकी डायरेक्टली कितनी निकल के आ गई, एक्स निकल के आ गई, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। सो आवर कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे, आवर कंप्लीट सोल्यूशन, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन में क्या था हमारे पास बताओ, कंप्लीट सोल्यूशन में क्या था, y इक्वल टू कितना होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू सी एफ कितना था c1 cos x और c2 कितना sin x, c2 sin x हो गया, और प्लस पी आई कितना है हमारे पास बस x आया हुआ है, तो यही तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। सी एफ के साथ साथ कौन हो गया पी आई हो गया, सी एफ के साथ साथ आपका पी आई आ गया, यही तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। देखा रॉन्स्कियन मेथड आसान है ना, रॉन्स्कियन मेथड इजी है, बस आपको बस रख के इंटीग्रेट करके पीआई निकालना है। को वहां इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड लगाने नहीं यार, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ठीक, देखो रॉन्स्कियन मेथड बस इतने में ही लग गया, इसके पहले के जितने मेथड्स उनको लगाने में 7-8 पेजेस लग गए, और रॉन्स्कियन इतने में ही सॉल्व हो गया। बस आपको करना है आर निकाल लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से यू और वी बनाना है, रॉन्स्कियन निकालना है, फॉर्मूले में रख के पीआई निकाल लेना है। चलिए ठीक है, एक सवाल आपको रॉन्स्कियन का और कराता हूँ, इसके बाद आप लोग की छुट्टी की जाएगी और ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये आसान सी एक यूनिट थी, छोटी सी, बहुत इजी होती है, ठीक है, आसान होती है। चलिए एक सवाल और लिखते हैं जो कि रॉन्स्कियन पे बेस्ड होगी। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम में आप रॉन्स्कियन करके आएंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई लिख के नहीं आता है वहां पे, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू कोसेक x, कितना है कोसेक x, ठीक है कोसेक x। चलिए कोई बात नहीं, कितना बन जाएगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, m की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी प्लस माइनस आई, और प्लस माइनस आई आने का मतलब आपका CF कितना हो गया C1 cos x C2 sin x, यही आएगा C1 cos x C2 sin x आ गया। तो u की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, अब u की वैल्यू कितनी है cos x, बगल वाली u की वैल्यू होती है, ये वाली v की वैल्यू होती है, और ये वाली v की वैल्यू sin x हो गया। उसी तरीके से u का डैश कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और v का डैश कितना आ जाएगा साइन एक्स का कितना होगा माइनस कॉस एक्स हो गया। क्या निकालेंगे w निकालेंगे, u होगा v होगा, u का डैश होगा v का डैश होगा, ठीक सिंपल, बस रखते चले जाइए आंसर आता रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा फिर से वही चीज है, कॉस एक्स है कितना है माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है, और यहाँ से फिर से कितना आएगा साइन एक्स आएगा, और ये वाला कितना रहेगा आपका कॉस एक्स आएगा, माइनस में प्लस में, ठीक है प्लस में कॉस एक्स। चलिए ठीक, यहाँ तक सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फिर से वही बनेगा ना, 1 बनेगा, w की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 1 आएगी, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे w की वैल्यू फिर से आपको 1 मिलेगी, w की वैल्यू आपको फिर से 1 मिलेगी, ठीक है, w की वैल्यू को फिर से 1 मिल जाएगी। चलिए पी आई निकालते हैं। अब पी आई के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आई के लिए हमें सिंपली करना क्या है, माइनस u v इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस v u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, और यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू cos x है, तो cos x है, और v कितना आपका sin x है, sin x है, और कोसेक x बगल में लिखा हुआ r का काम कर रहा है, एंड डिवाइड बाई 1 हो गया, ये dx हो गया, ठीक, प्लस v कितना हमारे पास v sin x है, sin x है, u कौन है u cos x है, cos x है, r कौन है r हमारा कोसेक x है, एंड डिवाइड बाई 1 है, यहाँ हो गया dx, ठीक हो गया dx। अब देखिए माइनस cos x तो ठीक है, sin x और cosec x उल्टे होते हैं दूसरे के, हट जाएंगे तो 1 बचेगा, बस 1 बचेगा। यहाँ से क्या आएगा sin x आएगा, और यहाँ से cos x अपॉन sin x मतलब कि cot x बचेगा, कितना बचेगा cot x dx, cot x का कितना होता है log sin x, cot x का कितना होता है log sin x, माइनस cos x 1 का कितना हो जाएगा बस x हो जाएगा, प्लस यहाँ तो sin x हो गया, ठीक है, इसका कितना होता है log sin x, कितना होगा log sin x हो जाएगा। ये आपका पी आई है, ये क्या है आपका, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, बताओ सही है ना, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो आवर कंप्लीट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, आवर कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू कितना सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू C1 cos x C2
साइन एक्स हो गया, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान समझिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल में कौन आएगा हमारे पास, यहाँ पे है माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो गया, और यहाँ भी हो गया लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स हो गया यहाँ पे। बताओ क्लियर है कि नहीं, y के मान आ गए, y के मान आ गए, तो यही तो आपका सोल्यूशन है। देखो रॉन्स्कियन मेथड से एक एक पेजेस में सोल्यूशन निकल जा रहा है, रॉन्स्कियन मेथड से एक एक पेजेस में सोल्यूशन आ रहा है। अंत में आपको मैंने एक ऐसा मेथड बता दिया जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, ठीक। बस आपको यहाँ से CF सही से निकालना आना चाहिए, वो सही निकल गया तो कहानी हो गई, वो सही आता है, हमेशा सही आता है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दिखे तो रॉन्स्कियन लगाओ, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दिखे तो रॉन्स्कियन मेथड लगा दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब किताब से सवाल लगाना रॉन्स्कियन मेथड पे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म पे, मेथड ऑफ इन्फेक्शन पे, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना तरीका सफिशिएंट है, इतने सवाल सफिशिएंट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बुक से भी लगाने हैं, बुक से सवाल आप लगाएंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, तब डाउट्स आप हमसे पूछेंगे, तो आप पहले क्वेश्चन बुक से लगाइएगा, जो भी डाउट्स आएंगे तब आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को समाप्त कर रहे हैं, यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें आपको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके रिकरेंस रिलेशन, उनके जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 और भी मजेदार होने वाली है, अच्छे खासे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में श्योरली पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं यूनिट 2 में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।